नमस्कार साथियों, उदय क्लास है A to Z सॉल्यूशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंचायत उप निर्वाचन, बिहार पंचायत उप निर्वाचन का बिगुल बज चुका है और उसके लिए चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पंचायत आम निर्वाचन 2021 में जिन पदों पे किसी कारण से चुनाव नहीं हो सका था, जहां पद रिक्त रह गए थे किसी कारण से, या 2021 के बाद में जहां पद रिक्त हो गए किन्हीं कारणों से, उन पदों पर अभी चुनाव होने की घोषणा कर दी गई है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। पंचायत उप निर्वाचन का बिगुल बज चुका है और उसकी तैयारी शुरू हो चुके हैं। अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। अब बारी है हमारी और आपकी। बिना हमारे और आपके बिना कोई भी चुनाव संपन्न नहीं हो पाता है, चाहे वो राज्य सरकार की कोई चुनाव हो या केंद्र सरकार की कोई चुनाव हो। जब तक हमारे साथी उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, खास करके शिक्षा विभाग के बिना कोई भी चुनाव आज तक संभव नहीं हो पाया है। हमारी अहम भूमिका उसमें होती है। तो आइए उसी के संबंध में हम कुछ जानते हैं कि किन किन पदों पे चुनाव होने वाले हैं, कितने पद रिक्त हैं। आइए एक नज़र हम डालते हैं। पंचायत, बिहार पंचायत उप निर्वाचन 2023, इनमें किन किन पदों पे चुनाव होने वाले हैं। तो ग्राम कचहरी के पद, ग्राम कचहरी के पद में आपको पंच के पद पे चुनाव होने हैं, सरपंच के पद पे चुनाव होने हैं। ये उन जगहों पे होने हैं जहां किसी कारण से पंच या सरपंच का पद रिक्त है। 2021 में जो चुनाव हुआ था, तो किसी कारण से जहां पे चुनाव नहीं हो पाया या किसी कारण से पद रिक्त हो गए, उन जगहों पे चुनाव होने हैं। ग्राम पंचायत के पद, तो ग्राम पंचायत के पद में आप देखिए कि ग्राम पंचायत सदस्य, यानी जिसे आप लोग वार्ड सदस्य कहते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया और जिला परिषद, इन पदों पे चुनाव होने हैं। पूरे बिहार में अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग पंचायतों में और अलग अलग पद जो रिक्त है, उसके लिए चुनाव होने हैं। इसके लिए जो चुनाव की जो तारीख है, वो चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। वो है आपको 27 मई 2023 को मतदान की तारीख है। मतदान का जो समय है वो आपको 7 बजे से लेकर के और शाम को 5 बजे तक। इसके लिए जो मतगणना की जो तारीख निर्धारित है वो है आपको 27 मई 2023 को इसकी मतगणना होगी, जो कि जिला स्तर पर इसकी मतगणना होगी। और मतगणना का जो समय है वो सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगा। अब एक नज़र हम ये डालते हैं कि किन पदों के लिए कितने पद रिक्त हैं जिस पर चुनाव होने हैं। आइए सबसे पहले देखिए पंच। तो पंच का जो पद है, तो ये पूरे बिहार में आपको पंच का जो पद है वो 2810 पद रिक्त हैं पंच के। सरपंच के जो पद है, सरपंच के पद पूरे बिहार में 55 पद जो रिक्त है। जिला परिषद सदस्य पूरे बिहार में 7 पद रिक्त है। ग्राम पंचायत मुखिया का जो पद है वो 50 पद रिक्त है। पंचायत समिति सदस्य का 44 पद रिक्त है। और ग्राम पंचायत सदस्य यानी वार्ड सदस्य का जो रिक्त है वो 556 पद रिक्त है। इन्हीं पदों पे चुनाव होने हैं। अब ये चुनाव कैसे होगा, इसके लिए मतदान दल का गठन होगा और मतदान दल जाएंगे अपने निर्धारित मतदान केंद्रों पर और अपने मतदान संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो आगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मतदान दल का गठन किस प्रकार से होगा और उनका कर्तव्य। तो कुल जो पद था इसमें, तो कुल पद है आपको 3522 जो कुल पदों पर चुनाव होने हैं। तो 3522 जो कुल पद है, इसमें जो पंच और सरपंच का जो पद जो होगा आपको, पंच और सरपंच, तो इसका जो चुनाव होगा, ये आपका चुनाव होगा मतपत्र के माध्यम से। इनका चुनाव होगा मतपत्र और बैलेट बॉक्स के माध्यम से चुनाव होगा। और उसके अलावा जो आपको जो ग्राम पंचायत सदस्य है, पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद सदस्य है, मुखिया है, इसका जो चुनाव होगा वो आपको ईवीएम के माध्यम से उनका चुनाव होगा। और ये ईवीएम जो होगा, ये ईवीएम आपका M2 मॉडल ईवीएम होगा। इसी से आपको 2021 में अभी
आम निर्वाचन भी, पंचायत आम निर्वाचन भी M2 मॉडल से ही हुआ था, और पंच और सरपंच का जो चुनाव था वो मतपत्र के माध्यम से हुआ था। तो हम देखते हैं कि मतदान दल का गठन, तो मतदान दल का गठन इस बार भी उप निर्वाचन में भी वही है आपको। पहला PO यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीठासीन पदाधिकारी, दूसरा P1 यानी प्रथम मतदान पदाधिकारी, तीसरा P2 यानी तृतीय मतदान पदाधिकारी, और चौथा है P3। और P3 में यहाँ पे देखिए 3 है, P3A, P3B और P3C, यानी कि 6 सदस्यों का मतदान दल है। ये 6 सदस्यीय मतदान दल है। लेकिन चूंकि ये उप निर्वाचन है, तो उप निर्वाचन है तो सभी पदों पे एक साथ चुनाव नहीं हो रहे हैं। कहीं मुखिया के लिए चुनाव होगा, कहीं सरपंच के लिए होगा, कहीं सिर्फ पंच के लिए होगा किसी मतदान केंद्र पे, कहीं जिला परिषद का होगा, कहीं मुखिया का होगा, कहीं ग्राम पंचायत सदस्य का होगा, कहीं पंचायत समिति सदस्य का होगा। तो उसके अनुसार हो सकता है कि मतदान दल की संख्या में अंतर हो। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन पदाधिकारी P1 और P3, PO, P1 और P2 ये तो निश्चित रूप से रहेंगे। और P3 में इसकी संख्या घट बढ़ सकती है पदों के अनुसार, कि किस मतदान केंद्र पर किस पद के लिए चुनाव होने हैं, उसके अनुसार P3 की व्यवस्था होगी। अब आगे हम लोग जानेंगे इसमें कि जो ये मतदान कर्मी है, जैसे P1 सबसे महत्वपूर्ण इनका जो कार्य होता है, P2 और P3 जो मतदान कर्मी है इनका क्या जो कर्तव्य होगा उस पर अब हम एक नजर डालते हैं। P1 यानी प्रथम मतदान पदाधिकारी के कार्य। तो प्रथम मतदान पदाधिकारी का जो कार्य है, इनका पहला जो कार्य है, ये निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति के ये प्रभारी होते हैं, यानी वोटर लिस्ट का जो मार्क लिस्ट होता है उसके ये प्रभारी होते हैं। इनका द्वितीय काम है कि निर्वाचक की पहचान करना, यानी मतदाता जो पहले आता है, पंक्ति में जो खड़ा रहता है मतदाता, तो सबसे पहले मतदाता इन्हीं के पास आएगा, प्रथम मतदान पदाधिकारी के पास, और वो जो अपने साथ जो पहचान लेकर के आएगा, वो आधार लेकर के आएगा, ईपिक लेकर के आएगा। तो ईपिक के अलावा जो नॉन ईपिक जो अन्य जो पहचान के जो आधार हैं वो लेकर के आएगा। उसके आधार पर इन्हें इनका पहचान करना है। और पहचान करने के बाद तीसरा इनका काम है कि मतदाता क्रमांक संबंधी विवरण जोर से पढ़ेंगे। उस मतदाता का जो क्रमांक होगा और जो नाम होगा वो इसे जोर से पढ़ेंगे, ताकि उनके बगल में बैठे द्वितीय मतदान पदाधिकारी P2 उनकी बातों को सुने और वो अपने मतदाता रजिस्टर में मतदाता क्रमांक अंकित कर सकें। और वहाँ बगल में बैठे जो मतदान अभिकर्ता जो होंगे वो भी इनके मतदाता क्रमांक संबंधी विवरण को सुनेंगे, और उनके पास जो मतदाता सूची रहेगा उससे वो मिलान करेंगे और वो बोलेंगे कि ठीक है। चौथा इनका जो काम होगा, पंच और सरपंच के मतपत्रों के प्रभारी होंगे। तो चूंकि ये उप निर्वाचन इस समय हो रहा है, तो उप निर्वाचन हो रहा है, तो उप निर्वाचन में अब कहीं हो सकता है कि किसी केंद्र मतदान केंद्र पर सिर्फ पंच और का चुनाव हो, कहीं सरपंच का चुनाव हो, कहीं मुखिया का चुनाव हो। तो यदि कहीं सिर्फ पंच और सरपंच का होगा तो ये सिर्फ इनके पास मतपत्र ही होगा। यदि सिर्फ पंच का होगा तो सिर्फ पंच का ही मतपत्र होगा, सरपंच होगा तो सिर्फ सरपंच का ही मतपत्र होगा। चलिए, इसके अलावा इन्हें पुरुष और महिला मतदाता का भी हिसाब इन्हें रखना पड़ता है। तो उसके लिए ये क्या करते हैं कि मतदाता निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति है, चिन्हित प्रति जो उसे क्यों कहा जाता है, जैसे जो इनके पास जो वोटर लिस्ट होगा, निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति होगी, तो यहाँ पे क्रमांक चिन्ह रहता है। जैसे क्रमांक मान लीजिए कि यहाँ पर 100 है, एक और जो वोटर है मान लीजिए कि 101 हो गया। तो इस तरह से जो वोटर लिस्ट है, जो यदि पुरुष मतदाता इनके पास आता है प्रथम मतदान पदाधिकारी के पास, तो जब पुरुष मतदाता आएगा तो पुरुष मतदाता के चिन्ह में ये क्या करेंगे कि इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, ठीक। और महिला मतदाता जब आएगी तो महिला मतदाता के मामले में ये जो सीरियल नंबर है इसको गोल घेरते हुए अब इसको क्रॉस करेंगे, तो पता चलेगा कि ये पुरुष है और ये महिला है। तो इनसे ये भी हिसाब जो भी पदाधिकारी वहां आते हैं पूछते हैं कि यहाँ पुरुष कितना महिला कितना, तो इनका भी हिसाब प्रथम मतदान पदाधिकारी को रखना होता है। इसके अलावा पंच और सरपंच का जो मतपत्र होगा, तो जैसे ये मतपत्र को जो सुखाड़ेंगे तो मतपत्र के प्रतिपर्ण पर, यानी जो मतपत्र होगा उसके ऊपरी वाले हिस्से पे, जैसे मान लीजिए दिया जाए कि अगर ये मतपत्र है तो ये इसका प्रतिपर्ण हो गया। इधर मान लीजिए कि नाम होगा कैंडिडेट का, इधर जो चुनाव चिन्ह होगा, ये प्रतिपर्ण होगा। प्रतिपर्ण पर इन्हें क्या करना है कि मतदाता से हस्ताक्षर कराएंगे, उसका पूर्ण हस्ताक्षर करवाना है। और यदि वो ईपिक लेकर के आता है, यानी जो वोटर पहचान पत्र जो है, वोटर आई कार्ड, वो लेकर के आता है, तो वो 1 लिखेंगे ईपिक के मामले में, और यदि नॉन ईपिक है तो
2 लिखेंगे। और उसके बाद इसे प्रतिपन्न को ये अपने पास रखेंगे और इसको मतपत्र को फाड़ करके द्वितीय मतदान पदाधिकारी के पास ये बढ़ाएंगे। तो इस तरह से प्रथम मतदान पदाधिकारी का जो ये कार्य हुआ। अब आइए अब देखते हैं कि द्वितीय मतदान पदाधिकारी का क्या कार्य होगा। द्वितीय मतदान पदाधिकारी जो होंगे यानी P2 द्वितीय मतदान पदाधिकारी के कार्य देखिए। ये द्वितीय मतदान पदाधिकारी अमिट मार्कर पेन या स्याही, जो अमिट मार्कर पेन इस तरह का होता है या जो स्याही होता है उसके वे प्रभारी होते हैं। दूसरा इनका कार्य है कि मतदाता रजिस्टर के ये प्रभारी होते हैं। तीसरा चीज होता है मतदाता पर्ची निर्गत करना, ये मतदाता पर्ची निर्गत करना है। चौथा इनका कार्य है कि P1 से प्राप्त मतपत्र को P3A को हस्तगत करना। अब देखिए अमिट मार्कर या स्याही के प्रभारी, तो इनके पास जैसे मतदाता आएगा P1 के पास से प्रथम मतदान पदाधिकारी के पास से, तो इनके पास जो अमिट मार्कर पेन होगा या जो स्याही होगा उससे उसके तर्जनी उंगली पर ये नाखून को लेते हुए और ये ऊपर तक उसमें स्याही लगाते हैं। इस तरह से जैसे ये मार्कर है इस तरह से इस पर स्याही वो लगाएंगे ताकि वो मिटे नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि मतदाता रजिस्टर के प्रभारी होते हैं। तो मतदाता रजिस्टर में क्या क्या करना होगा ये हम आपको बता रहे हैं। मतदाता पर्ची को निर्गत करना, मतदाता को एक पर्ची निर्गत करेंगे जो पर्ची लेकर के वो आगे P3A, P3B और P3C के पास जाएगा। चौथा इनका जो काम है P1 से प्राप्त मतपत्र P3A को हस्तगत करना। मतपत्र कौन सा मतपत्र, जहां पंच और सरपंच के लिए चुनाव हो रहे होंगे तो मतपत्र के प्रभारी होते हैं P1 प्रथम मतदान पदाधिकारी, और प्रथम मतदान पदाधिकारी मतपत्र के प्रतिपन्न पर मतदाता से हस्ताक्षर कराने के बाद एपिक और नॉन एपिक के लिए 1 या 2 लिखने के बाद वो उसको फाड़ करके द्वितीय मतदान पदाधिकारी को हस्तगत कराएंगे और द्वितीय मतदान पदाधिकारी उसको तृतीय मतदान पदाधिकारी P3A को हस्तगत कराएंगे। अब है कि मतदाता रजिस्टर के प्रभारी, तो मतदाता रजिस्टर में इनको क्या करना होता है वो अब आपको हम जो बता रहे हैं। अब देखिए मतदाता रजिस्टर में इनको क्या है, देखिए मतदाता रजिस्टर इस तरह का होता है। एक क्रमांक होगा, निर्वाचक की क्रम संख्या, उसके बाद हस्ताक्षर और अभियुक्ति कॉलम होता है जिसमें एपिक और नॉन एपिक वगैरह आपको लिखना होता है। अब देखिए क्रम संख्या, निर्वाचक क्रम संख्या यानी जो प्रथम मतदान पदाधिकारी जो बोलेंगे, जो निर्वाचक क्रम संख्या जो उन्हें जोर से जो बोलना है कि द्वितीय मतदान पदाधिकारी भी सुन लें और वहां बैठे हुए पोलिंग एजेंट मतदान अभिकर्ता भी सुन लें, तो उस क्रमांक को यहाँ पर लिखेंगे ये द्वितीय मतदान पदाधिकारी। उसके बाद यहाँ मतदाता से हस्ताक्षर करवाएंगे और यहाँ अभियुक्ति कॉलम में यदि वो एपिक लेकर के आया है यानी मतदाता पहचान पत्र, तो एपिक लेकर के आया है तो 1 लिखेंगे। और नॉन एपिक है, एपिक के अलावा दूसरा कोई भी चीज लेकर के आता है जो 17 जो कागजात जो मान्य है उसमें से कोई भी लेकर के आता है तो ये ईपी के अलावा कुछ भी लेके आता है तो 2 लिखेंगे। वर्ग देख लीजिए, ईपी के लिए 1 लिखेंगे और नॉन ईपी के लिए 2 लिखेंगे। तो इस तरह से ये होगा आपको द्वितीय मतदान पदाधिकारी का कार्य। और द्वितीय मतदान पदाधिकारी के बाद अब कहा जाता है तृतीय मतदान पदाधिकारी के कार्य, और तृतीय मतदान पदाधिकारी में अब 3 है, P3A, P3B और P3C। तो आइए अब इनके कार्यों को हम लोग जानते हैं। आइए अब देखिए P3 यानी तृतीय मतदान पदाधिकारी का कार्य, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए तो सबसे पहले आपको P3A, तो P3A जो है ये होते हैं आपके प्लास्टिक वोटिंग स्टिक के प्रभारी। प्लास्टिक वोटिंग स्टिक यानी जो पंच और सरपंच पद का जो चुनाव होगा वो मतपत्र के द्वारा होगा, तो जिसमें प्लास्टिक वोटिंग स्टिक का प्रयोग होता है जिसमें स्वस्तिक जैसे चिन्ह रहता है, तो उस वोटिंग स्टिक के प्रभारी होते हैं। और इनके पास जब P2 के पास से मतदाता पर्ची जब उसे लेकर के आएगा वोटर इनके पास, वो मतदाता पर्ची इनको देगा और मतदाता पर्ची के आधार पर ये वोटर को प्लास्टिक वोटिंग स्टिक पर जो प्रदान करेंगे। और ये मत पत्र को, जो मत पत्र द्वितीय मतदान पदाधिकारी जो मत पत्र इनके पास जो हस्तगत कराएंगे, उस मत पत्र को ये मोड़ करके वोटर को ये समझाएंगे कि किस तरह से इसे मोड़ना है और कैसे आपको वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर के वोट देना है, और वोट देने के बाद फिर पुनः इसे मोड़ करके बक्से में ला करके डालना है। तो ये प्रक्रिया ये P3A वोटर को समझाएंगे और उसके बाद वो भेज देंगे P3B के पास। और P3B जो है वो तो P3B मुखिया और ग्राम पंचायत सदस्य यानी वार्ड सदस्य का जो कंट्रोल यूनिट होगा, कंट्रोल यूनिट है ये प्रभारी होंगे। तो मतदाता पर्ची के आधार पर ये मुखिया और ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड सदस्य पद के लिए कंट्रोल यूनिट के ये जो बैलेट इशू करेंगे। और उसके बाद वो मतदाता पर्ची को बढ़ाएंगे P3C के पास, और P3C उस मतदाता पर्ची के आधार पर
पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद पद के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होंगे। तो उसके आधार पर ये क्या करेंगे कि पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य के पद का जो कंट्रोल यूनिट होगा उससे ये बैलेट इशू करेंगे और जो मतदाता पर्ची होगा उस मतदाता पर्ची को P3C अपने पास उसे संग्रहित करेंगे और उसके बाद मतदाता अंदर वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा और वो सभी पदों के लिए वोट करेगा। लेकिन क्योंकि ये उपनिर्वाचन है, यहाँ सभी पदों के लिए चुनाव एक साथ नहीं हो रहे हैं। जिस पद के लिए रिक्त होगा जिस मतदान केंद्र पर जिस क्षेत्र में उसी के लिए चुनाव हो रहा होगा। हो सकता है कि किसी बूथ पर सिर्फ P3A हो, किसी बूथ पर सिर्फ P3B ही जाए, किसी बूथ पर सिर्फ P3C ही जाए। तो जहां जिस पद के लिए होगा तो जहां जो तृतीय मतदान पदाधिकारी होंगे वहीं उससे पर्ची को अपना संग्रहित करके रख लेंगे। तो इस तरह से ये मतदान पदाधिकारियों का जो कर्तव्य हुआ कि उनका जो सो क्या क्या काम है। अब इसमें एक चीज जो सो बाकी रह गया वो आपको कि पीठासीन पदाधिकारी के कार्य। तो पीठासीन पदाधिकारी के कार्य वो तो पूरे मतदान प्रक्रिया के संचालन करता होते हैं। पूरे दल का जो 6 सदस्यीय जो मतदान दल है उस दल के वो नेतृत्व करता होते हैं पीठासीन पदाधिकारी। मतदान का संचालन कैसे कराना है, कब कराना है, किस समय बंद होगा, बीच बीच में जो भी प्रपत्र जो भरने हैं और मतदान के दौरान जो भी समस्याएं आएंगी, बीच में कोई रुकावटें आएंगी, चाहे वो ईवीएम संबंधी हो या मतदाता संबंधी हो, उन सब का निदान करना ये सभी पीठासीन पदाधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम होता है। तो मतदान के समय क्या क्या परेशानियां आ सकती है ईवीएम संबंधी या मतदाता संबंधी, इससे संबंधित एक अलग वीडियो मैं आप लोगों को बना करके समर्पित करूंगा। तब तक के लिए यही वीडियो और इसके साथ साथ जो सो नगर पालिका आम और उप निर्वाचन की भी घोषणा हो गई है। नगर पालिका नगर निगम में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी भी घोषणा हो चुकी है और उसमें किस प्रकार का मतदान दल का गठन होगा और किस तरह से उसका जो चुनाव होगा, उसकी जो क्या प्रक्रिया है, तो उसके बारे में भी मैं वीडियो आप लोगों को मैं शेयर करूंगा। फिलहाल ये वीडियो आप लोगों को समर्पित है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करना और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि मेरे प्रत्येक आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। आप सभी अभी अभी अब गणना कार्य में लगे हुए थे। गणना कार्य को उच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगा दिया गया, फिर 9 तारीख को उसकी जो सुनवाई है। हो सकता है कि यदि सरकार के पक्ष में सुनवाई आए तो पुनः गणना कार्य में लगना होगा। तब तक ये मतदान का भी काम आ गया, पंचायत उप निर्वाचन, नगर पालिका आम और उप निर्वाचन। इसके साथ साथ बीपीएससी अध्यापक बहाली, प्रधानाध्यापक बहाली, इसकी भी तैयारी करना है और साथ साथ विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। अब इन सारी परिस्थितियों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का क्या हाल होगा अब ये तो सरकार ही जाने, हम और आप तो जानते ही हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।